अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल मेरी रूह में बसा है तू की 8वीं किस्त। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 8वीं किस्त। ज़ागवान की इस बेबाक हरकत पर अनायशा का दिल इतनी ज़ोर से धड़का था कि इसे लगा अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आन खड़ा होगा, जबकि ज़ागवान इसकी खैर होती हालत देखकर मुस्कुराया था। इतनी जल्दी डर गई सरदारनी सही, इसका अंदाज़ मजाक उड़ाता हुआ था। ये चेहरे का गुलाबीपन किस लिए? कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं होने लगी? अंदाज़ तो कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। ज़ागवान इसके लरजते वजूद और गुलाबी छिलकाते रुखसारों को देखकर इसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। जो आज नहायत ही हसीन बलोचन बनी सरदार ज़ागवान जो तो इसे जैसे मजबूत अज़ाब के मालिक इंसान का ईमान डगमगा रही थी। तुम एक इंतहाई अनायशा ने बेमुश्किल अपनी सांसों को बहाल करते उंगली उठाकर इसे कुछ कहना चाहा था, मगर ज़ागवान इसकी वो उंगली अपनी उंगली की गिरफ्त में लेकर ज़ोर से दबा गया था। मैं एक इंतहाई शरीफ हस्बैंड हूँ जो इतनी हसीन सजी संवरी बीवी के सामने बैठे होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहा। ज़ागवान इसकी आंखों में झांकता अपनी गहरी डार्क ब्राउन नज़रों शहर में जकड़ गया था। जब इसी लम्हे इसका टेबल पर रखा मोबाइल बज उठा था। दिलशेर का नंबर देखकर इसने फ़ौरन कॉल पिक की थी। न जाने क्या ज़रूरी बात थी कि ज़ागवान कॉल पर बात करता हाल के दूसरे कोने पर जा खड़ा हुआ। अनायशा को एक बार दिल चाहता यहाँ से उठ जाए, मगर इस शख्स से बदला लिए तो बगैर तो जाने का इरादा नहीं रखती थी। इसकी नज़र एक जानिब रखी नमकदानी पर और अभी चंद सेकंड पहले मुलाजमा के रख कर गए दूध के गिलास पर पड़ी थी, जो ज़ागवान जुतोई के लिए ही था, क्योंकि इसे तो दूध सख्त नापसंद था। इसने ज़ागवान की जानिब देखा था, जो इसकी जानिब पीठ किए खड़ा पूरी तरफ उनकी जानिब मुतवज्जा था। अनायशा ने नमकदानी का ढक्कन खोलते सारे का सारा नमक ज़ागवान ने गर्म दूध में उलट दिया था। इसकी आंखों की शरारती चमक कई गुना बढ़ गई थी। चम्मच उठाकर बिना आवाज़ पैदा किए इसने नमक को अच्छी तरह दूध में मिक्स कर दिया था। ज़ागवान के पलटने तक वो अपना काम तमाम करती अब मज़े से अपना केक खाने लगी थी। ज़ागवान ने एक नज़र अपनी सरदारनी का इंतहाई पुरसुकून अंदाज़ देखा था, जो इसका खासा बिल्कुल भी नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले वो शोला जवाला बनी हुई थी, अब एकदम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती थी? ज़ागवान उसको गहरी निगाहों से देखता दूध का गिलास उठा चुका था। वो हमेशा नाश्ता ख़त्म करके दूध ज़रूर पीता था। ये आदत इसकी शुरू से ही थी। अनायशा केक खाते की नकियों से इसे भी देख रही थी। इसकी आंखों की शरारती चमक ज़ागवान जतोई से पोशीदा नहीं रह सकी। इसने जैसे ही दूध का पहला घूंट भरा, नायशा का चेहरा खिल उठा, क्योंकि वो दूध किस कदर कड़वा था इस बात का पता ज़ागवान की आंखों से साफ पता लगाया जा सकता था। लेकिन अनायशा का मुंह हैरत के मारे इस वक्त खुला जब पहला घूंट भरने के बाद ज़ागवान रुका नहीं था। वह एक ही सांस में पूरा गिलास पी चुका था। गिलास टेबल पर वापस रखते इसने अनायशा की जानिब देखा, जो इस कदर हैरत ज़दा बैठी थी कि अपना प्लान के मुताबिक खुद पर ज़ागवान का ध्यान आने से पहले वहाँ से फरार भी नहीं हो पाई थी। अनायशा अपनी जगह से उठी थी, क्योंकि ज़ागवान के अंदाज से इसे काफ़ी खतरनाक लगे थे। कहाँ जा रही है सरदारनी साहिबा? अपने तैयार करदा दूध का टेस्ट तो चखती जाएँ। ज़ागवान ने इसके रस भरे गुलाबी होंठों को भरी निगाहों से देखते इसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ था कि क्या मतलब? वो हमेशा तकरीबकारी करने के बाद ऐसी मासूम सी डरी सहमी हिरनी बन जाया करती थी। वो कदम पीछे हटी थी जब ज़ागवान ने इसकी नाजुक कमर में बाजू हमायल करते इसे अपनी जानिब खींच लिया था। वो सीधी इसके सीने से जा टकराई थी। ये आपका बेडरूम नहीं सरदार साईं, यहाँ कोई भी आ सकता है। अनायशा ने इसके कुछ भी संगीन करने से बाज रखा था। वो इसके खतरनाक इरादे भांपती जान से लरज़ उठी थी, मगर ज़ागवान ने इसके होंठों पर झुकते से बात मुकम्मल ही नहीं करने दी। वो इसकी सांसों को अपनी कैद में लेता इस कड़वे दूध का जायका अनायशा के मुंह में घोल चुका था। वो और आहिस्ता आहिस्ता इसके केक की सारी मिठास अपने अंदर उतारता चला गया था। अनायशा इसके इस जरहाना शिद्दत भरे लम्स पर सर से पैर तक लरज़ उठी थी। अनायशा के इस गिरेबान को सख्ती से मुट्ठियों में भींचे रखा था। वो जितना इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, ज़ागवान इनके लम्स की शिद्दत इतनी ही बढ़ती इसकी जान निकाल रही थी। ज़ागवान ने इसकी कमर में बाजू हमायल करते इसे पूरी तरह अपने सहारे पर खड़ा किया था, क्योंकि अनायशा को लगा था अगर ज़ागवान का सहारा ना होता तो वो लड़खड़ा कर कब से ज़मीन बोस हो चुकी होती। अनायशा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी, जो शायद ज़ागवान भी महसूस कर चुका था। इसलिए इस पर तरस खाते इसकी सांसों को अपनी बेदर्द कैद से रिहाई बख्श दिए थे। अनायशा का पूरा मुंह कड़वा हो चुका था, बहुत अच्छे से दूध की कड़वाहट का अंदाज़ा भी हो चुका था, जबकि ज़ागवान जो की तो सारी कड़वाहट जैसे बिल्कुल ख़त्म हुई हो चुकी थी। अनायशा बेध्यानी में इसी सतम करके सीने पर सर टिकाई गहरी गहरी सांसें लेते अपना सांस बहाल करने लगी, जबकि ज़ागवान इसके गिर्द अपने दोनों बाजुओं का मजबूत हिसार कायम किए इसे पूरी तरह अपने साथ लगाए हुए था। वो अपनी सरदारनी के वापस धारने का मुंतज़िर था, जिसकी आवाज़ इसकी सिर्फ एक गुस्ताखी से पूरी तरह उड़ चुके थे। महनाज बेगम और उनके पूरे कबीले समेत जतोई हवेली का हर फर्द यही समझता कि ज़ागवान जतोई का सलूक अनायशा के साथ इंतहाई नारवा होगा। वो महनाज के से किएगा बदला अनायशा से लेकर इसकी तजलील करेगा, मगर कोई नहीं जानता था कि ज़ागवान जतोई का अपनी सरदारनी के साथ रवैया कितना एहतराम और बराबरी लिए था। बाहर से नारियल की तरह सख्त, इंतहाई सख्त और रसूल पसंद दिखने वाला ज़ागवान जतोई अनायशा के मामले में कितना मुख्तलिफ साबित हो रहा था, इस बात का अंदाज़ा शायद इसे खुद भी नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी मीठी हो सकती हैं सरदारनी साहिबा। ज़ागवान झुककर इसके कान में सरगोशियाना लहजे में बोलते इसके कान की लूप तक सुर लाल कर गया था। बाहर से नारियल की तरह इंतहाई सख्त और रसूल पसंद दिखने वाला ज़ागवान जतोई अनायशा के मामले में कितना मुख्तलिफ साबित हो रहा था, इस बात का अंदाज़ा शायद इसे खुद भी नहीं था।
अनायशा एक झटके से इससे दूर हुई थी। इसकी सांस अभी तक नॉर्मल नहीं हुई हो सकती थी। वही शख्स का अगला कोई भी वार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर ज़ाकवान भी इसे जाने देने के मूड में नहीं था। इसने अनायशा की दोनों कलाइयाँ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते इसे अपने करीब किया था। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। ज़ाकवान ने इसके खुले बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते इसका चेहरा अपने करीब किया था। अनायशा को खुशबुएं लौटाते वजूद इसके हवास मुअत्तल कर रहा था। तुम अपनी हदूद क्रॉस कर रहे हो ज़ाकवान जतोई। मैं अनायशा बोलते बोलते खुद ही अचानक रुक गई, क्योंकि इसके मुंह से अपना नाम सुनकर ज़ाकवान के चेहरे पर जो शोखी भरी मुस्कुराहट बिखरी थी वो अनायशा को बहुत खतरनाक लगी थी। मेरी हदूद क्या है सरदारनी साहिबा? ज़ाकवान जतोई तो जैसे ही आज पूरी तरह इसके वजूद की राहनाई में खो जाना चाहता था, या फिर इसे ज़िद करने का ये नया अंदाज़ था। इसके साइको सरदार था, मगर जो भी था, इसकी जान इस वक्त बहुत मुश्किल में पड़ चुकी थी। दूर हो मुझसे, वरना मैं शोर मचाकर हवेली के तमाम लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। अनायशा इसकी बेबाकियों पर लाल पीली हो चुकी थी। इसका बस नहीं चल रहा था इस सरदार गला ही दबा दे। इसकी मासूमाना धमकी के जवाब में ज़ाकवान अपना कहकर नहीं रोक पाया था। कोशिश करके देख लें, मेरी इजाज़त के बगैर कोई दरवाजे तक आने की कोशिश भी नहीं करेगा। मेरी मासूम सरदारनी, आपको कब अपने सरदार की ताकत का अंदाज़ा होगा? भगवान ने झुककर इसकी दोनों आंखों को बारी बारी होंठों से छूते अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ा था। अनायशा की धड़कनें बेकाबू हुई थी। ज़ाकवान रतोई का हर लम्स अपने अंदर शिद्दत लिए हुए था, जैसे न जाने वो इस गुर्बत का कब से प्यासा हो। ज़ाकवान को अनायशा का यही बेखौफ अंदाज बहुत पसंद था। इसकी रौबदार शख्सियत के आगे खड़े होकर इससे किसी भी बात की रुखरदानी करने की जरूरत तक अब तक किसी में भी नहीं थी, सिवाय इसकी सरदारनी के, जिसे दी गई हिम्मत भी ज़ाकवान जतोई ही की ही थी। तुम बहुत बुरे हो, जितना मैंने सोचा था इससे भी कहीं ज़्यादा। अनायशा इसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की सर तोड़ कोशिश करते गुस्से से कहा था। और तुम बहुत प्यारी और मीठी हो, मेरी सोच से भी ज़्यादा। ज़ाकवान झुककर इसकी शहर पर अपने होंठ का निशान छोड़ते से आज़ाद कर गया था, जबकि अनायशा को लगा जैसे इसकी गर्दन पर किसी ने धकते अंगारे रख दिए हों। आने दो खान हवेली वालों को, उनसे भी मिल लेते हैं। ज़ाकवान ने बाहर की जानिब बढ़ते फ़ोन कान से लगाकर किसी को हुक्म दिया था, जबकि इसकी बात सुनकर अनायशा ने शौक की कैफियत में ज़ाकवान की चौड़ी पुश्त को घूरा था। क्या मतलब है तुम्हारा? अनायशा ने दरवाजे के करीब पहुंचते ज़ाकवान को पुकारा था, जो रुका था मगर पलटा नहीं था। तुम क्यों बुलवा रहे हो इन्हें? अनायशा इसके मुकाबले आते तशवीश के आलम में पूछा था। मैं नहीं बुलवा रहा, वो सब मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। मेरे जवान भाई को साजिश से मरवाने के बाद अब मुझसे सुलह करना चाहते हैं। ज़ाकवान का लहजा एकदम सर्द हुआ था। कुछ देर पहले का मेहरबान रूप बिल्कुल गायब हो चुका था। वो सुलह क्यों करना चाहते हैं? अनायशा को ज़ाकवान के अंदाज से खौफ महसूस हुआ था, ताकि तुम्हें वापस हासिल कर ले और मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अनायशा इस वक्त इस शख्स की ताकत का अंदाज़ा यहीं से ही लगा चुकी थी कि उनके आने से पहले ही वो इनकी प्लान से वाकिफ था। सब जानने के बाद वो उन सब से क्या करने वाला था। अब क्या करोगे इनके साथ? ये सवाल करते अनायशा का दिल कांपा था। अगर साथ इसकी मामा भी हुई तो वो सब ज़ाकवान जतोई के इलाके में आ रहे थे, जहाँ उनके लिए खतरा ही खतरा था। उनकी वैसी ही मेहमान नवाजी करूँगा जैसे जतोई हवेली में दुश्मनों की जाती है। ज़ाकवान अजीब से अंदाज में मुस्कुराता वहाँ से निकल गया था, जबकि अनायशा के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हुआ था। ज़ाकवान जतोई इतनी आसानी से माफ़ करने वाला नहीं था। वो इसके साथ रहते अब तक ये बात तो समझ ही चुकी थी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो अपना मोबाइल भी गंवा चुकी थी कि उन लोगों को ज़ाकवान के इरादों से आगाह कर देती। मेरी जानिब से तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है, मगर यहाँ से निकलने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो गुस्से से इसे जवाब देती वापस पलटी थी। इसकी बात के रद्द-ए-अमल में दिलशेर की इसकी कमर में बाजू हमाल करते से एक झटके से अपने करीब तर कर गया था। ज़रूरत तो मुझे भी है तुम्हारी। इसके चेहरे के करीब झुकते इसका लहजा बोझल सा हुआ था। दरजान की सांसें हलक में अटकी थी। मैं मेरे दुश्मनों की बेटी हो, तुम्हें इस्तेमाल करके उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता हूँ। दिलशेर की अगली बात पर दरजान के दिल में देर पेवस्त तो कर गई थी। इसका दिल चाहा था इस बेदर्द शख्स का मुंह तोड़ दे, या खुद को ही ख़त्म कर ले, जिसे पूरी दुनिया में ये इंसान मोहब्बत करने के लिए मिला था। तुम जैसे बुज़दिल और कमज़ोर इंसान मर्दों से तो लड़ नहीं पाते, अपनी दुश्मनी निभाने के लिए औरतों को ही मोहरा बनाते हैं। सरजान एक बार फिर विपरी शेरनी बन चुकी थी। मेरे इतना बुरा करने के बावजूद मुझसे नफरत क्यों नहीं कर पाई तुम? इतनी बेलौस मोहब्बत क्यों की है मुझसे? दिलशेर ने इसके गालों पर लड़क आए आंसू साफ करते संजीदगी भरे लहजे में सवाल किया था। किसने कहा मोहब्बत करती हूँ तुमसे? शदीद नफरत महसूस हो रही है मुझे। हर लम्हा मैं यही सोच कर गुजारती हूँ कि काश वो घड़ी मेरी ज़िंदगी में आती ही नहीं, जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। मोहब्बत लफ्ज़ से एतबार ख़त्म कर दिया तुमने मेरा। मैं दुआ करती हूँ अपने रब से कि आइंदा कभी तुम्हारे सामने मुझसे ना हो और ना ही कभी हमारी राहें एक हों। दरजान इसकी ढीली पड़ती गिरफ्त से अपना आप आज़ाद करवाती ज़रख़ुंद लहजे में बोलती, अब की बार दिलशेर का दिल चीर गई थी। अगर कभी किसी दिन मेरी मौत की खबर मिले तो क्या तब भी तुम्हारा दिल मुझे देखने की ख्वाहिश नहीं करेगा? दिलशेर के अल्फाज ने दरजान के तेज़ी से आगे बढ़ते कदमों को ज़मीन में धंसा दिया था। वो कुछ लम्हे के लिए हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। कई आंसू टूट कर इसके चेहरे पर बिखर गए थे। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अब तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए बराबर है। सरजान बिना पलटे बेलचक अंदाज में जवाब देती आंसू भरी धुंधलाई आंखों के साथ वहाँ से निकल गई थी, जबकि इसके जवाब पर दिलशेर के होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये तो वक्त ही बताएगा कि इसको कितना फ़र्क पड़ेगा और कौन अपने कहे पर कायम रहने वाला है। दिलशेर इसको लम्हा ब लम्हा दूर जाता देख खुद भी इसके पीछे चल दिया था।
शबनम, क्या तुम मुझे कहीं से फ़ोन ला कर दे सकती हो? अनायशा ने शबनम के करीब आने मुल्तजी लहजे में कहा था। इस बात से अनजान के ज़ाकवान जतोई की सबसे बड़ी खबरी वही थी जिसे वो अपनी मुखलिस माने हुई थी। नहीं सरदारनी साईं, हवेली में ख़वातीन वाली साइड पर सिर्फ एक ही फ़ोन था जिसे कल आपने तोड़ दिया है। इसके अलावा तो कोई फ़ोन नहीं है। शबनम ने फ़ौरन इनकार किया था, जिसे सुनकर अनायशा की तशवीश मज़ीद बढ़ गई थी। सरदारनी साईं, आपको बड़ी बीबी साईं नीचे बुला रही हैं। सफ़ीना बेगम की खास मुलाज़िम ज़ेबा उनका हुक्म सुनाती वापस पलट गई थी। अनायशा का इस वक्त इससे मिलने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, मगर इस उम्मीद के साथ कि क्या पता इसके ख़ानदान वालों के हवाले से कोई बात हो। उसी ग्रीन कलर का इंतहाई नफीस काम से सजा खूबसूरत ड्रेस पहने ज़ाकवान की स्याह शाल कंधों पर डाले वो बाहर जाने को बिल्कुल तैयार थी। वो खुद से ऐद कर चुकी थी कि अब मर कर भी वो कभी वो बलोचिस लिबास नहीं पहनेंगी। ज़ाकवान जतोई का वो बेपाक अंदाज़ तसव्वुर मिलाते वो जीन जान से लरज़ उठी थी। अब चाहे कुछ भी हो जाता, वो तैयार होकर तो साइको सरदार के पास जाने ही नहीं वाली थी। अस्सलाम वालेकुम। अनायशा सफ़ीना बेगम के रूम में दाखिल होकर उनकी इशारे पर एक जानिब रखे सोफ़े पर बैठ गई थी। वहाँ पहले ही खोला गुलनाज़ बेगम और ज़ाकवान की सौतेली माँ समीना बेगम मौजूद थीं। ज़ाकवान की सगी माँ की डेथ हो चुकी थी। अनायशा को ये बात शबनम से ही पूछने पर पता चली थी, जब इसने ज़ाकवान को समीना बेगम के ज़्यादातर करीब जाते नहीं देखा था। सरदारनी अनायशा, मैंने तुम्हें यहाँ एक ही बहुत अहम बात करने के लिए बुलाया है, जिस बात में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारा ही है। अगर तुम मेरी बताई बात पर अमल करती हो तो इस सूरत में सफ़ीना बेगम बिना बात को घुमाए फिराए दो टोक लहजे में गोए हुई थी। इन चारों की नज़रें अनायशा पर टिकी थी, जो बड़े ही रिलैक्स अंदाज में बैठी इनकी बात का जाने मुतवज्जह थी। और एली, फिर तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी ये अहम बात जिसमें मेरा ही फ़ायदा है। अनायशा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए फ़ौरन बोली थी। वो समीना बेगम के इतने नर्म अंदाज पर पहले ठिठक चुकी थी। ये ख़वातीन किसी भी मामले में इसका फ़ायदा तो नहीं सोच सकती थी, मगर अपने अंदरूनी तासुरात चेहरे पर लाए बगैर वो हमतन गोश थी। तुम्हें ये खबर तो मिल चुकी होगी कि आज खान हवेली वाले यहाँ आ रहे हैं सरदार से दोस्ती का हाथ बढ़ाने, और तुम भी इस हवेली से छुटकारा चाहती हो। सफ़ीना बेगम ने ऐन इसकी शहरक पर हाथ रखा था। अपने मुलाजमीन से जासूसी करवा कर वो इतना तो जान ही चुकी थी कि अनायशा इस हवेली में नहीं रहना चाहती, बस एक मौका चाहती थी यहाँ से फ़रार का, जो वो लोग इसे देना चाहती थी। इनकी बात के जवाब में अक्लमंदी का सबूत देते अनायशा कुछ नहीं बोली थी, बस खामोश निगाहों से उन्हें देखी गई थी। अगर तुम चाहो तो आज अपने घर वालों के साथ यहाँ से जा सकती हो, और हमेशा हमेशा के लिए सरदार ज़ाकवान जतोई की कैद से निकल कर। और ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है, अगर तुम आज सब लोगों के सामने सरदार सिंह से तलाक का मुतालबा करो। आज की महफिल बहुत अहम होने वाली है। इलाके के बड़े बड़े लोग शिरकत करने वाले हैं इसमें। अगर तुम इन सब के सामने जाकर कह दोगे कि सरदार साईं ने तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ रखा हुआ है, तो उन सब के इसके बाद सरदार साईं को तुम्हें आज़ाद करना ही पड़ेगा। उन लोगों के सामने वो तुम्हारी आवाज़ नहीं दबा पाएंगे। सफ़ीना बेगम ने बहुत ही समझदारी के साथ उसे सारा प्लान बताया था। इनकी इस बात पर अनायशा ने चौंक कर इनकी जानिब देखा था। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अगर मैं ऐसा चाहती भी हूँ तो आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं, जबकि आप तो मुझे सख्त नापसंद करती हैं। अनायशा ने सवारी नज़रों से इन सब खवातीन को देखा था, जो बस सांस रोके इसके जवाब की मुंतज़िर थी। क्योंकि तुम्हारी जगह शुरू से मेरी थी, और मैं वापस ही हासिल करना चाहती हूँ। सरदार साईं पर हमेशा से मेरा हक था, और आगे भी मेरा ही रहेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। खोला आग उलटती निगाहों से उसे देखती हुई बोली, जो अनायशा को सख्त जहर लगी थी। चाहे वो ज़ाकवान को सख्त नापसंद करती हो, उसे किस कदर बुरा भला कहती हो, मगर इस वक्त ज़ाकवान सिर्फ इसका था। फिर ये आम सी लड़की सरदारनी अनायशा ज़ाकवान जतोई की शय पर कैसे अपना हक जता सकती थी। अनायशा, जो अपनी टूटी फूटी शय किसी और के हाथ में नहीं देख सकती थी, वो बिला खौला के मुँह से ज़ाकवान के बारे में ये सब कैसे सुन पाती। एक्सक्यूज़ मी मोहतरमा, क्या बोला आपने? अनायशा का पारा सातवें आसमान पर पहुँच चुका था। अपने फ़ायदे की बात तो वो वहीं भूल गई थी। सरदार ज़ाकवान जतोई मेरा शौहर है, इस पर आपका हक किस खुशी में है, और मैं भला अपनी जगह क्यों छोड़ूँ? अगर वो शुरू से तुम्हारी जगह ही थी तो ज़ाकवान ने मुझे वहाँ क्यों बिठाया? आइंदा मेरे शौहर के बारे में बात करने और इस तरह हक जमाने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि अगली बार इस गुस्ताखी की माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। सरदारनी अनायशा ज़ाकवान जतोई से। अनायशा उंगली उठाकर खोला को वार्न करती इन सबको एकदम उठना नहीं देख पाई थी, जो जर्द चेहरे के साथ दरवाजे की जानिब देख रही थी। क्या हुआ हो रहा है यहाँ? ज़ाकवान की गंभीर आवाज़ कमरे की खामोश फिजा में गूंजती अनायशा को उछलने पर मजबूर कर गई थी। वो गुस्से में आकर बोल तो बहुत कुछ गई थी, मगर ज़ाकवान की आवाज़ सुनकर इसे शिद्दत से अपने गलत बोल जाने का अंदाज़ा हो रहा था। ओ शिट याला जी, प्लीज़ ये सारी बातें साइको सरदार ने ना सुनी हो। अनायशा ने बिना पलटे मुठ्ठियाँ भींचे भींचे खुद को कोसा था। जरजान को दिलशेर ने अपने एक खास आदमी के साथ इसकी मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया था। अगर इसे कोई जरजान के साथ देख लेता तो जरजान के लिए मुसीबत खड़ी हो जानी थी, इसलिए इसने दूर रहकर जरजान के बखैर आफियत वहां तक पहुंचने की तक इसकी निगरानी की थी। जरजान की तबीयत बहुत बोझल बोझल सी थी। दिलशेर के साथ गुजरा एक लम्हा इसकी आंखों नज़रों के सामने घूमता इसे बेचैन कर रहा था, लेकिन मेहरजान इसे मिलकर इसे बहुत अच्छा लगा, जो अपने नाम की तरह इंतहाई मेहरबान हस्ती थी। अपने पूरे कबीले को इस एक अकेली औरत ने संभाल रखा था। सबके मसाइल हमेशा खंदा पेशानी के साथ सुनती और उन्हें हल भी करती थी, लेकिन जरजान ने हमेशा इनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खालीपन देखा था, जिसे वो हर वक्त चेहरे पर मेहरबान मुस्कुराहट सजाने के बावजूद छुपा नहीं पाती थी। जरजान के हर बार पूछने पर वो हंस कर टाल देती थी। हमेशा हर एक के दिल को बोझ सुनने और इनका हाल तलाश करने वाली इसने कभी अपने दिल का दर्द किसी के आगे नहीं बांटा था। वो सब कुछ अपने सीने में उठाए ही फिर रही थी। जरजान इनके साथ लॉन में बैठी थी, जब इसे दाएं जानिब लगे दरख्तों के पास किसी मर्द की पुश्त की झलक नजर आई थी, जो शायद फ़ोन सुन रहा था। जरजान का मुंह हैरत से खुला था, क्योंकि इस जानिब तो किसी मर्द को आने की इजाज़त नहीं थी, तो फिर ये कौन था? मेहरजान, वो मर्द कौन है वहाँ? जरजान
मेहरजान ने जैसे ही मेहरजान को बुलाकर वापस इस जानिब देखा, वहाँ अब इस किसी का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। क्या हुआ ज़री, वहाँ तो कोई भी नहीं है, आप कैसे नजर आया कोई? मेहरजान ने इसकी ज़र्द पड़ती सूरत देख हैरत से पूछा था, जो अपनी नज़रें चारों जानिब घुमा चुकी थी कि मगर वहाँ कोई नहीं था। क्या हुआ ज़री, वहाँ कोई भी नहीं था? मैंने वहाँ किसी को देखा है, इस तरफ तो किसी मर्द को आने की इजाज़त नहीं है ना मेहरजान, तो फिर वो कौन था? जरजान को भी यही लग रहा था कि वहाँ कोई मौजूद था। आपको कोई वहम हुआ है, वहाँ कोई नहीं, आप तसल्ली के लिए आए जाकर देख लेते हैं। अगर वाकई आपको कोई नज़र आया तो वो वहीं होगा, क्योंकि इस रास्ते के अलावा तो वो कहीं से नहीं जा सकता। मेहरजान इसका हाथ थामे इसकी जानिब बढ़ी थी, मगर सब दरख्तों और पौधों के पीछे अच्छे से देखने के बाद इसे वहाँ कोई नहीं नजर आया। आप ठीक कह रही, मुझे वैसे ही लगा होगा। जरजान मेहरजान के सामने नहीं कह पाई, मगर वो शख्स पूछते इसे दिलशेर की तरह ही लगा था, लेकिन दिलशेर वो भी यहाँ कैसे आ सकता था? जरजान ने फौरन सर झटकते दिलशेर का ख्याल अपने दिमाग से झटकना चाहा था। वो जब से आई थी दिलशेर के बारे में ही सोची जा रही थी। इसकी आखिरी बात भी अभी भी जरजान के दिल में घुपी हुई थी। इसने आखिर मरने की बात की ही क्यों थी? क्या करने जा रहा था वो? इस सोच के साथ जरजान की बेचैनी सवा हो जाती थी। क्या हो रहा है यहाँ? ज़ाकवान की गंभीर भारी आवाज़ में कमरे की खामोश फ़िज़ा में गूंजती अनायशा को चलने पर मजबूर कर गई थी। ओ शिट या अल्लाह जी, प्लीज़ ये सारी बातें साई को सरदार ना सुनियो। साईं वो खोला ज़ाकवान के ख़तरनाक तेवर देखकर हकला गई थी। इससे जवाब दे पाना दुश्वार हो गया था, मगर ज़ाकवान को इनकी कई बातों का पता चल जाता तो अनायशा कुछ भी बता देती तो इनकी खैर बिल्कुल भी नहीं होनी थी। हम सरदारनी साईं को हवेली के कुछ असूलों के बारे में बता रहे थे, वो नहीं हैं यहाँ तो गुलनाज बेगम ने खोला की गैर होती हालत देखकर पकड़े जाने के खौफ से बात मुकम्मल की थी। ज़ाकवान के तेवर बता रहे थे कि वो इसके शाहाना ख़यालात और इस्तेहकाक भरे अंदाज में अदा किए डायलॉग सुन चुका था। ओहो, क्या हम ख़वातीन एक साथ बैठकर कोई बात नहीं कर सकती? सरदार साईं, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं फिर आती हूँ। अनायशा से नज़रें चुराती कुछ भी ओल-फुल बोलती वहाँ बाहर की जानिब बढ़ी थी। सरदारनी साहिबा, ज़रा रूम में आकर मेरी बात सुनें। ज़ाकवान अपने करीब से गुजरती अनायशा को हुक्म देता इससे पहले वहाँ से निकल गया था। अनायशा ने पलट कर इन चारों को देखा था, जिनके चेहरे वैसे ही जर्द पड़ चुके थे। उन्हें लगा था अनायशा इनकी कई सारी बातें ज़ाकवान को बता देगी। डोंट वरी, मैं आप लोगों के जैसे कोई प्लान बनाकर आपके सरदार की निगाहों में गिराने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लोगों को, ज़ाकवान से नहीं मुझसे प्रॉब्लम है। आप अपना प्लान तैयार रखें। अनायशा इन पर एक तंज़िया मुस्कुराहट उछालती वहाँ से निकल गई थी। जतोई हवेली से पता चला है कि अनायशा तक हमारी बात पहुंचा दी गई है। अब सब कुछ अनायशा के हाथ में। अगर वो सबके सामने बोल दे कि सरदार ज़ाकवान जतोई ने इसे ज़बरदस्ती वहाँ कैद कर रखा है, तो इस सरदार की पगड़ी सब कबीले वालों के सामने ऐसे झुकेगी कि दोबारा कभी उठा नहीं पाएगा। बड़ा असूलों वाला बना फिरता है दुनिया वालों के सामने। किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सारे सरपंच और बाकी कबीलों के सरदार बहुत इज़्ज़त देते हैं इसे, इसके हर अच्छे बुरे में इसका साथ देते हैं। आज हमारे साथ लेकर गए मीडिया वालों के सामने इसका इन सब का पर्दाफाश ना कर दिया तो मेरा नाम भी फ़हीम खान नहीं। बहुत बेइज्जत कर लिया हमें। अब तुम्हारी बारी सरदार साहब, अब की बार ऐसा गिराएंगे कि तुम दोबारा उठ नहीं पाओगे। फ़हीम खान ज़हरखुंद लहजे में बोलते आखिर में दिल खोल कर हंसे थे। आज बहुत अरसे बाद इनका चिल्लाया जाने वाला खेल कामयाब होने वाला था। उनकी इस हंसी में इनके सब घर वालों ने साथ दिया था। जो दरवाजे के पास खड़ी महनाज बेगम से पोशीदा नहीं रह सका था। महनाज को इस सब के बारे में कोई खबर तो नहीं हुई ना? अगर अनायशा ने जो इसे कहलवाया गया है वो बोल दे तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। ज़ाकवान जतोई अपनी बेइज्जती करने वालों को बख्शता नहीं है, इसलिए कोशिश करना ये बात महनाज तक ना पहुँचे कि अनायशा आज हमारे बनाए गए प्लान के मुताबिक क्या करने जा रही है। अपने भाई के मुँह से सुने जाने वाले अल्फाज महनाज बेगम को लड़खड़ाने पर मजबूर कर गए थे। वो जिन भाइयों पर एतबार करके यहाँ बैठी थी, वो तो खुद उनकी बेटी की जान के दुश्मन थे। वो भला किसी और से कैसे गिला करती? मुझे किसी भी हाल में अनायशा को ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी करने से रोकना होगा। महनाज बेगम दरवाजे से ही वापस पलट गई थी। फ़हीम खान उन्हें हर हाल में साथ लेकर जाना चाहते थे, ताकि उन्हें देखकर अनायशा मज़ीद कमज़ोर पड़े और ज़ाकवान के खिलाफ वो सब बोल दे। महनाज बेगम अब खुद भी हर हाल में जाना चाहती थी और किसी भी तरह से सबसे पहले अनायशा से मिलकर उसे रोकना चाहती थी। उनके लिए हर शय से बढ़कर उनकी बेटी की ज़िंदगी थी। वो उसे ज़रा सा भी नुकसान पहुँचते नहीं देख सकती थी। वो इसीलिए अनायशा को यहाँ नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी ये सब लोग अपनी दुश्मनियों में इनकी बेटी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे।